स्वागत है दोस्तों विंग्स एक उड़ान पे। दोस्तों ये लेक्चर इकोनॉमिक सीरीज़ में जो है 19th लेक्चर है और एमसीक्यू की सीरीज़ में 4th लेक्चर है। ये एमसीक्यूज़ मेनली फोकस्ड हैं जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, और आज के एमसीक्यूज़ जो हैं जनरली बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अराउंड घूमेंगे और साथ साथ में जीडीपी के अराउंड घूमेंगे, यानी इन टॉपिक्स पे बेस्ड हैं। दोस्तों बिलेटेड ईद मुबारक एंड बिलेटेड रक्षाबंधन। उम्मीद है कि ये फेस्टिवल्स की ब्रेक आपके लिए एक बहुत ही लॉन्ग ओवरड्यू ब्रेक रही होगी और आपने एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों अब वक्त आ गया दोबारा पढ़ाई पे फोकस करने का। ब्रेक्स भी आपको मिल चुकी हैं और अब दोबारा फोकस करिए, दोबारा उसी एनर्जी के साथ वापस आइए। जनरली 3-4 दिन की लगातार ब्रेक के बाद आपको सेम फ्रेम ऑफ माइंड में आते थे, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अब बिना वक्त गवाए दोबारा पढ़ाई पे लग जाइए, रिवीजन करिए ढेर सारी। आपने जो लेक्चर्स देख लिए हैं उनको एक बार फिर देखिए और जो नोट्स बनाए उनको फिर से देखिए, रिवाइज़ करिए। जो डाउट्स आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि आप कुछ पुरानी चीज़ें भूलें ना, क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है और कुछ चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी तो वो आप पढ़ते पढ़ते आप हो सकता है भूल जाएँ। आगे नेक्स्ट चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते पुराने टॉपिक्स भूल सकते हैं। इसलिए साथ साथ में ये जो है रिवीजन करनी ज़रूरी है हर सब्जेक्ट की। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। और साथ में जो एमसीक्यूज़ हम करवा रहे हैं उसके अलावा भी जहाँ जहाँ भी आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं आप ज़रूर करते रहिए। एमसीक्यूज़ जहाँ से भी मिल रहे हैं आपको, चाहे यूट्यूब से मिल रहे हैं चाहे आपको इंटरनेट से मिल रहे हैं, एमसीक्यू जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको सॉल्व एमसीक्यू ही करने हैं। वहाँ थ्योरी या सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, वहाँ एमसीक्यू का पेपर है। दोस्तों एमसीक्यू से ये फ़ायदा है कि एमसीक्यू से जो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया होता कहीं ना कहीं एमसीक्यू से आपको समझ में आ जाता है और आपको टॉपिक्स की रिवीजन भी हो जाती है। दोस्तों बिना वक्त गवाए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। सबसे पहला एमसीक्यू है, In drawing an individual demand curve for a commodity, all but which of the following are kept constant। कहते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट के लिए आप डिमांड कर्व ड्रॉ करते हो तो इन 4 ऑप्शन में से किसको कांस्टेंट नहीं रखा जाता वो बताइए। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ इस तरीके की डिमांड कर्व बनती है हमारी, और यहाँ पर प्राइस होती है, यहाँ पर क्वांटिटी होती है। अगर आप इस सिर्फ कर्व को ही ड्रॉ कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपके प्राइस और क्वांटिटी लगातार वेरी कर रही है। सही बात है कि नहीं है? डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ हम देख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन में क्या क्या है, इंडिविजुअल मनी इनकम, द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाते समझाया था कि लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। यानी किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो है बढ़ेगी अगर प्राइस घटेगी उसकी, और किसी भी कमोडिटी की डिमांड घटेगी अगर प्राइस बढ़ेगी उसकी। तभी देखो ये हाई प्राइसेस पे लो डिमांड है और लो प्राइसेस पे हाई डिमांड है। तो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है ऑप्शन सी होगा, क्योंकि प्राइस ऑफ कमोडिटी तो वेरी करते ही हैं, डिफरेंट प्राइसेस पे हम देखते ही हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें साथ में एक और चीज़ हम बोलते हैं कि the quantity of the commodity demanded is inversely proportional to its price provided other factors remains constant। तो ये जो है इंडिविजुअल मनी इनकम, प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ये क्या है? ये आपके अदर फैक्टर्स हैं जिनको कांस्टेंट रखना होता है हमको। तो ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल्स इनकम राइजेस and when everything else remains the same, his demand for normal goods increases, decreases, rises, falls, remains the same, or any of the above is possible। दोस्तों कह रहा है कि जब एक इंसान की इनकम जो है वो क्या हो रही है, राइज कर रही है और बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रह रही हैं, तो उसकी डिमांड जो है वो नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी, या कुछ भी पॉसिबल है उनमें से। अब देखो दोस्तों आप इमेजिन करो आपकी इनकम लेट्स से 5 लाख रुपए पर मंथ है, पर ईयर है। तो आप हो सकता है महीने में 1 पैंट 1 शर्ट अपने लिए, साल में 2 शूज़ खरीदते होगे और बाकी सब सामान जो है उस हिसाब से ही लाते हो जिस हिसाब से आपकी पैसे मतलब आपकी इनकम है। लेकिन अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होती तो हो सकता है आप महीने में 2-3 शर्ट पैंट्स और आपका साल में 4-5 शूज़ लेना शुरू कर दो। तो जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी नॉर्मल गुड्स के लिए जो डिमांड है सेम रहेगी, राइज करेगी, फॉल करेगी, क्या होगा? ये राइज करेगी क्योंकि आप ज़्यादा खरीदना शुरू कर दोगे, आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है
व्हेन एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है खुद ही, व्हेन एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। कहने का मतलब ये है कि जब मैं बोल रहा हूँ इनकम इंक्रीज हो रही है तो मैं बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रख रहा हूँ, जो उसके सब्स्टिट्यूट हैं डिफरेंट डिफरेंट जो मैं चीज़ें खरीदता हूँ वो कांस्टेंट है, सप्लाई कांस्टेंट है, प्राइसेस कांस्टेंट है, सिर्फ मेरी इनकम बढ़ रही है। तब कहीं जाके हम कह सकते हैं कि आपकी डिमांड जो होगी नॉर्मल गुड्स के लिए वो क्या होगी, राइज करेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं व्हेन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ कमोडिटी ऑफ एक्स फॉल्स द डिमांड फॉर एक्स, क्या होगा, इसको राइज करेगा, फॉल करेगा, रिमेन्स अनचेंज होगा, और ऑल ऑफ द अबव इज पॉसिबल बोल रहा है। तो दोस्तों डिमांड की बात चली तो हम डिमांड कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। डिमांड कर्व आपको याद है ऐसे होती है ना, यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी। तो दोस्तों जहाँ तक बात की जाए सब्स्टिट्यूट की, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस डिक्रीज़ होने से हमारी जो कमोडिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी डिमांड कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल चाय और कॉफ़ी की बात करते हैं, आप नॉर्मली दिन में 2 कप चाय कंज्यूम करते हो जो कि 10 रुपये पर पीस आपको मिलती है, ठीक है। तो 10 रुपये पर पीस आपको मिलती है तो आप उस चीज़ को दिन में 2 बार कंज्यूम करते हो। और नेस्कैफ़े आपको 50 रुपये पर कप मिलता है तो आप सोचते हो कि चलो यार हफ्ते में एक ही बार पियेंगे, हालांकि आपको पसंद होगी कॉफ़ी, लेकिन आपने सुना कि यार कॉफ़ी की प्राइस भी 10 रुपये हो गई है, तो आप सोचते हो यार मैं दिन में अगर 1 कप चाय 2 कप चाय पीता था, अब मैं एक काम करता हूँ 1 कप चाय पीऊँगा और 1 कप कॉफ़ी पीऊँगा, क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो इसका मतलब है कि जब आप चाय पी रहे थे, जो कि यहाँ एक्स की बात चल रही है, जब चाय पी रहे थे आप 2 कप पर डे, अब वो 1 कप पर डे हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी जगह पर रिप्लेस करके आप कॉफ़ी पी रहे हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी सब्स्टिट्यूट की प्राइस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, तो आपकी जो प्राइस ऑफ एक्स, आपकी डिमांड ऑफ एक्स है वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी आपका द डिमांड ऑफ एक्स विल फॉल इफ़ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट विल फॉल, ठीक है, क्योंकि आप जहाँ 2 कप चाय कंज्यूम कर रहे थे अब आप 1 कप चाय और 1 कप कॉफ़ी पीने लग गए अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड का कौन सा एक्सेप्शन है। अगर आपको याद होगा हमने ड्यूरिंग द लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक जब हम पढ़ रहे तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल गुड्स हैं वो गुड्स हैं जिस पे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को डिफाई करते हैं। ऐसे गुड्स को हम कहते हैं गिफन गुड, ठीक है। गिफन गुड एक स्कॉटिश जो थे इकोनॉमिस्ट, उनके ऊपर नाम रखा गया है। तो गिफन गुड्स वो गुड्स हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। नॉर्मली होगा क्या, जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन गिफन गुड्स वो हैं जब इनकी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो गिफन गुड्स वो हो गए, और इसमें जनरली आपका ब्रेड और आपका मिल्क वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, राइस वगैरह आता है, जिनकी प्राइस इंक्रीज़ भी हो जाती है तो इनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ नहीं होती है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब ये बेसिक्स हैं सर्वाइवल के लिए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर क्या होगा, ए इज़ द आंसर। तो गिफन गुड्स आर दी एक्सेप्शन टू दी लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, GNP प्लस depreciation is equals to NNP. B, GNP is equals to GDP plus net factor income from abroad. C, NDP is equals to GDP minus net direct taxes, and NNP is equals to DGP minus depreciation. DGP तो कुछ होता ही नहीं है ना, GDP होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेप्रिसिएशन का जब हम बात करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है GDP माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू NDP, ये होती है इक्वेशन, है ना। ये हमने GDP के टॉपिक्स के दौरान भी हमने किया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम, यानी अब नेट फैक्टर इनकम क्या होती है, नेट फैक्टर इनकम NFI, अगर इसको मैं लिखूँगा, नेट फैक्टर होता है जो आपका नेट रेमिटेंसेस। नेट रेमिटेंसेस आपको याद होगा कि जो रेमिटेंसेस हमारी यहाँ आती है, जहाँ आती है माइनस जो हमारे यहाँ रेमिटेंसेस यहाँ से जाती है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा कि GNP इज इक्वल्स टू GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम। अब ये जो पार्ट है प्लस हमने जो किया हुआ है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारी जो इनकमिंग रेमिटेंसेस है वो ज़्यादा है आउट गोइंग से, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर हमारी आउट गोइंग रेमिटेंसेज ज़्यादा हैं इनकमिंग रेमिटेंसेज से, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है दोस्तों। तो बी इज़ दी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंक्रीज इन नेशनल इनकम मीन्स, नेशनल इनकम इंक्रीज होने का मतलब क्या है? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, सी बोथ, डी नन। अब अगर आपको याद होगा कि नेशनल इनकम हम दो चीज़ों में कैलकुलेट करते हैं, एक तो करंट प्राइस पे और एक कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करने का मतलब ये हो गया कि हम किसी बेस ईयर को की बात करते हैं, ठीक है। बेस ईयर का मतलब हो गया कोई ऐसा ईयर हम चूज़ करते हैं जिसमें इकोनॉमिक अपहेवल्स ना हो, जो एक नॉर्मल इकोनॉमिक ईयर रहा हो, जिसमें जैसे जो अभी हमारा कोरोना वाला ईयर चल रहा है, तो ये नॉर्मल इकोनॉमिक ईयर नहीं है, इसमें हमारा एक कोरोना की वजह से इकोनॉमी डिसरप्ट हुई, ठीक है दोस्तों, उसकी वजह से हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, तो हम इसको बेस ईयर नहीं मान सकते। तो जो नेशनल इनकम है, इंक्रीज रियल माने में, रियल बोला हुआ है ना इसने, तो ये वर्ड यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रियल नेशनल इनकम की बात चल रही है। अगर आपको याद होगा तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, रियल नेशनल इनकम या फिर रियल जीडीपी, और नॉमिनल नेशनल इनकम और नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी इज नेशनल इनकम, तो हमने टॉपिक में रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी यूज किया। तो ये पूछ रहे हैं रियल क्या है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको कि नॉमिनल का मतलब क्या है और रियल का मतलब क्या है। रियल का मतलब होता है ऐसी नेशनल इनकम जो आप कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हो, तो और नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है वो नेशनल इनकम जो आप करंट प्राइस पे करते हो, यानी उस साल की प्राइसेस। और कांस्टेंट प्राइस कौन सी होती है? जो प्राइसेस किसी बेस ईयर की होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, इंडिया में कौन नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है? ठीक है, क्या आरबीआई करता है, क्या एनएसएसओ करता है, क्या सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या फिर ऑर्गेनाइजेशन, और या फिर वर्ल्ड बैंक करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सीएसओ। इंडिया में सीएसओ जो है वो कैलकुलेट करता है आपका नेशनल जीडीपी, ठीक है ना। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि नेशनल इनकम की जो मेजर करने की जिम्मेदारी है वो सीएसओ के ऊपर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ करंट मार्केट प्राइस इज कॉल्ड। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में क्या फ़र्क है, या फिर रियल जीएनपी नॉमिनल जीएनपी में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो जो करंट प्राइस पे मेजर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनल जीएनपी। और जो कांस्टेंट प्राइस यानी किसी बेस ईयर की उस पर मेजर किया जाता है उसको कहते हैं हम क्या? रियल जीडीपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है पिक द ऑड वन आउट। कह रहा है कि जो आपका इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी उनसे मिलता जुलता नहीं है। तो ए क्या है? रियल नेशनल इनकम। सेकंड क्या है? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। थर्ड क्या है? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। एंड डी है नेशनल इनकम एट बेस प्राइस। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो रियल नेशनल इनकम भी बेस प्राइस पे होता है, कांस्टेंट प्राइस का मतलब भी क्या होता है? बेस ईयर पे, और ये नेशनल इनकम एट बेस प्राइस भी वही सेम हो गया। तो इसमें जो ऑड वन आउट है वो क्या है? सी, करंट प्राइस। करंट प्राइस मैच नहीं करता, बाकी सबका सेम मतलब है, मतलब यानी नेशनल इनकम कैलकुलेटेड एट अ बेस प्राइस। तो सी इसका आंसर होगा। जो करंट प्राइस में मेजर किया था वो यहाँ ऑड वन आउट वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर इज गिवन बाय, ठीक है। पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी चीज आपकी जीडीपी डिफ्लेटर होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जब रियल जीडीपी हम करते हैं तो वो हमको क्या देता है? जीडीपी डिफ्लेटर। तो पहली बात तो क्लियर है कि जीडीपी की बात कर रहा है तो जीडीपी के रिलेटेड ही हमें बात करनी है। तो ये आ गया आपका नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर ये टाइपो है, ये नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी होना चाहिए, डीजीपी नहीं है, ये जीडीपी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो जब भी आप नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करते हैं तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर देता है। ये भी मैंने आपको लेक्चर्स में डिटेल में समझाया हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर जाके देखे जीडीपी कैलकुलेशन और जीडीपी डिफ्लेटर पे, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अब अभी हमने ये तो देख लिया कि CSO जो है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये कैलकुलेट करता है GDP, लेकिन CSO किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये देखना भी ज़रूरी है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अंडर आता है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है, या फिर किसी के अंडर नहीं आता। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखो, ये आपको नाम से भी पता चल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ही है जो मैक्सिमम स्टैट्स वगैरह क्या करती है, मेजर करती है। तो उसमें ही GDP CSO भी आता है, और CSO काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स, सोशल स्टेटस वगैरह भी कैलकुलेट करता है, और साथ ही साथ GDP भी कैलकुलेट करता है। तो CSO किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इस मिनिस्ट्री का काम ना सिर्फ स्टैट्स कैलकुलेट करना है, बल्कि जो नेशनल लेवल, जो इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन होते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, वो भी यही मिनिस्ट्री जो है ओवरलुक करती है कि कहाँ तक वो गोल्स पहुँचे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज मीन्स, यानी जब कांस्टेंट यूज़ की वजह से जो वेयर एंड टियर होता है, जो मशीन जो है उसमें वेयर एंड टियर आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे इकोनॉमी की भाषा में? इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहेंगे क्या, फाइनल कंजम्पशन कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे, या डिवैल्यूशन कहेंगे? आपको याद होगा कि जब हम GDP और NDP की बात कर रहे थे, उस वक्त पे मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी वेयर एंड टियर हो रहा है, यूज़ करने की वजह से जो चीज़ पुरानी हो रही है, उस चीज़ को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं इकोनॉमी में। और जब हम GDP में से डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमें थोड़ा देर पहले भी किया, लास्ट MCQs में भी किया था, तो मुझे लगता है आसान है करना आपके लिए। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, दोस्तों इकोनॉमी में हमारे 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, है ना। तो प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या आता है, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ आता है। सेकेंडरी सेक्टर में आपका क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह आता है। और टर्शियरी में आपका सर्विस सेक्टर आता है। तो दोस्तों देखो, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, यस दैट इज़ करेक्ट, एग्रीकल्चर कर रहा है। क्या इंडस्ट्री कर रही है, इंडस्ट्री में अब डिपेंड करेगा कि कौन सी इंडस्ट्री है, वो उसमें सर्विस सेक्टर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। सर्विस सेक्टर ऑब्वियसली टर्शियरी सेक्टर में आएगा, बैंकिंग भी एक सर्विस सेक्टर है तो वो भी टर्शियरी में आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? ए इज़ दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इन इंडिया द करंट बेस ईयर इज, अभी इंडिया में किस ईयर को बेस ईयर माना जा रहा है, जिस बेस ईयर पे हम कांस्टेंट GDP कैलकुलेट करते हैं? क्या वो 2001-2 है, क्या 2013-14 है, 11-12 है, या 4-5 है? दोस्तों 2015 तक ये जो बेस ईयर था वो 4-5 था, लेकिन उसके बाद वो चेंज करके क्या कर दिया गया, 11-12। तो अभी जो बेस ईयर है GDP के लिए वो है 11-12, जिसकी हम प्राइसेस यूज़ करके कांस्टेंट GDP कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी बात चल रही है इसको दोबारा चेंज करने की, तो देखिए अब कब होता है कब नहीं। द इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय, जो हम इक्विलिब्रियम कर्व बनाते हैं, है ना, ये आपको याद होगा, ऐसी इक्विलिब्रियम कर्व बनती है, ये डिमांड, ये सप्लाई कर्व, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम कर्व उसको बोलते हैं, तो सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। दोबारा बना लेता हूँ, ये आ गई आपकी कर्व, जो आपका ये पॉइंट होता है, ये आता है आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस, PE बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन कौन डिटरमाइन करता है ये इक्विलिब्रियम प्राइस? क्या ये सप्लाई करती है सिर्फ, क्या ये डिमांड करती है सिर्फ, या फिर दोनों डिमांड सप्लाई करते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव है? तो आंसर दोस्तों है दोनों, सप्लाई एंड डिमांड। ये जो इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट जो एडम स्मिथ ने कंसेप्ट दिया है, वो ये कहता है कि इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट अपने आप इस प्राइस को डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ऐसे पॉइंट पर लाती हैं जो खरीदने वाला खरीदने को तैयार और बेचने वाला बेचने को तैयार। ठीक है दोस्तों, और इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन था जिसमें आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी लास्ट वाले MCQ लेक्चर में, जो मैं यहाँ कवर करना चाहूँगा। तो दोस्तों वो सवाल है, ये पूछ रहे थे कि एन इंक्रीज इन मार्केट डिमांड, सप्लाई रिमेनिंग द सेम रिजल्ट्स इन, कह रहा है कि जब हम डिमांड को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, या फिर बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल राइज। चलिए देख लेते हैं। ऐसे सवाल हमेशा जो है ना डिमांड सप्लाई किया, हमेशा आप कर्व से करेगा, कर्व से करना चाहिए। तो हम कर्व से बना लेते हैं एक बारी। देखो दोस्तों, कर्व कुछ ऐसी बनेगी, है ना, यहाँ प्रॉपर्ली बन नहीं रही है, हम यहाँ बनाते हैं। तो कर्व कुछ ऐसी बनती है ना। अब ये बोल रहा है कि आपकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगी आगे की तरफ, तो नई डिमांड कर्व ये हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आपकी क्वांटिटी ये थी Q और प्राइस ये थी। अब देखो, अब प्राइस हो गई ये P हेयर, और क्वांटिटी हो गई Q यहाँ, Q1। इसको मैं Q1 लिख देता हूँ और इसको P1 लिख देता हूँ। अब खुद बताओ, जब आपकी डिमांड बढ़ी, ये जब डिमांड बढ़ने की वजह से जो ये कर्व शिफ्ट हुई इस तरफ, तो इससे क्या हुआ, प्राइस भी बढ़ गई
और क्वांटिटी भी बढ़ गई। पहले प्राइस P थी और क्वांटिटी Q थी, अब प्राइस P1 है और क्वांटिटी Q1 है। P1 P से ज़्यादा है, Q1 Q से ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? D। तो आंसर आपका D हो जाएगा। इसमें आपको कन्फ्यूजन थी। दूसरा, आपको इसमें भी कन्फ्यूजन थी कि हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, किसको फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिडर किया जाता है, कहा नहीं जाता, कंसिडर किया जाता है। तो आप में से कई लोग कह रहे थे कि मार्शल को कहा जाता है, कई लोग कह रहे थे एडम स्मिथ को कहा जाता है। बात सही है आपकी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की डिफरेंट राय है, लेकिन सवाल की लैंग्वेज देखिए, हु इज़ कंसिडर्ड, किसको माना जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं ऐसे बात करूं कि बॉलीवुड का बादशाह कौन है, किसको माना जाता है, तो कई लोग अमिताभ बच्चन को माने जाते हैं, मानते हैं, कई लोग शाहरुख खान को मानते हैं, कई लोग आमिर खान को मानते हैं। तो कहने का मतलब ये कि क्या इनमें से कोई ऐसा शख्स है जिसको भी फाउंडर माना जाता है? बिल्कुल, एडम स्मिथ है इनमें से। तो जो कीन्स है वो तो फॉर श्योर आपको पता ही, ही इज़ द फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी जॉन मेनार्ड कीन्स को फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये बात क्लियर है। अगर एडम स्मिथ ने 1770s में लॉ ऑफ जो है आपका इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, और फिर पहली बार किसी को अगर फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उस लॉजिक से भी अगर देखोगे, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर जॉन कीन्स है और इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ है, तो माइक्रो को हम कह सकते हैं कि वो एडम स्मिथ भी है। बट नेवरदलेस इसमें थोड़ी बहुत जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है। अगर क्वेश्चन में मार्शल भी होता तो फिर वहाँ कन्फ्यूजन होता, लेकिन इन चार में से सबसे पुराने इकोनॉमिस्ट कौन है? एडम स्मिथ हैं। तो हम उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हुए मान सकते हैं कि इसका आंसर ए होगा इन चार ऑप्शन में से। और वैसे भी जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उन चार ऑप्शन में से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आंसर इसका ए एडम स्मिथ ही आएगा। लेकिन नेवरदलेस जब जो जनरली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो सवाल जनरली अवॉइड करती है कोई भी एग्जाम टेकिंग बॉडी, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़। लौटेंगे फिर कुछ अच्छे एमसीक्यूज़ के साथ, और तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, और जो भी डाउट्स वगैरह हैं उसको पोस्ट करिए हमारे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस।